आज है 13 अक्टूबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज बात करेंगे बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के फाइनल बंटवारे की। जानेंगे कि आई लव मोहम्मद अभियान के बाद बरेली में हुई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट क्या कहती है। साथ ही विश्लेषण करेंगे कि 1991 में भारत और चीन आर्थिक रूप से बराबर थे, तो आज चीन हमसे 5 गुना आगे कैसे निकल गया। इसके अलावा तालिबान के विदेश मंत्री का भारत दौरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भीषण झड़पें और अमेरिकी एजेंसी की अदानी समूह पर रिपोर्ट समेत देश और दुनिया की कई अहम खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को इसका ऐलान किया। घोषणा के मुताबिक भाजपा और जेडीयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पिछले चुनावों में जदयू 115 ने भाजपा 110 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम दोनों 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि मांझी कम से कम 15 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐलान के बाद उन्होंने कहा, संसद में हमें केवल एक सीट दी गई थी, क्या हम परेशान थे? उसी तरह अगर हमें केवल 6 सीटें मिली हैं, तो ये हाई कमान का फैसला है। हम इसे स्वीकार करते हैं। हमें जो दिया गया है, हम उससे संतुष्ट हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि एनडीए के सभी सहयोगियों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर ली है और बिहार एक और एनडीए सरकार के लिए तैयार है। ये घोषणा भाजपा नेतृत्व और उनके सहयोगियों के बीच कई दिनों की बातचीत के बाद हुई है। पासवान, मांझी और कुशवाहा जैसे सहयोगियों ने बातचीत में कड़ा मोलभाव किया। पासवान अपनी पार्टी के लिए उतनी सीटों से ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल रहे, जितनी भाजपा पहले देने को तैयार थी। आपको बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि पासवान की पार्टी अलग से लड़ी थी। ये पहली बार है जब जेडीयू विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इसे सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर शक्ति के बदलते समीकरण का एक साफ संकेत माना जा रहा है। इस बीच विपक्षी महागठबंधन भी अगले कुछ दिनों में अपनी सीटों का बंटवारा कर सकता है। इस सप्ताह गठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र भी आ सकता है और उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। राजद नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, इसलिए महागठबंधन का नेतृत्व सोमवार को बैठक कर सकता है। सीटों की घोषणा में देरी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, महागठबंधन में कुछ नए सहयोगियों को शामिल करना है। अगले 2-3 दिनों में हमें उम्मीद है कि सभी सीटें घोषित कर दी जाएंगी। पिछले बिहार चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थी, जबकि राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें हासिल की थीं। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर तीसरे मोर्चे के गठन का संकेत दिया है। पार्टी कुल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये कदम विपक्ष के इंडिया गठबंधन को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। आई लव मोहम्मद अभियान के बाद हुई कार्रवाई पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभियान के तहत पूरे भारत में 4,505 मुसलमानों पर केस दर्ज किया गया और 7 अक्टूबर तक 265 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 89 अकेले बरेली से हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान के नेतृत्व में हुए आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के बाद बरेली में मुसलमानों के खिलाफ पुलिस ने असमान कार्रवाई की और उन्हें प्रशासनिक तौर पर टारगेट किया गया। रिपोर्ट का दावा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का जवाब लाठीचार्ज, सामूहिक गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती के साथ दिया गया, जो मनमाने ढंग से और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किए गए। रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि बरेली में कार्रवाई के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में अर्धसैनिक बल तैनात किए गए और इंटरनेट सेवाएं 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई,
जिससे डर का माहौल पैदा हुआ। विरोध के 2 दिन बाद 29 सितंबर को प्रशासन ने मजार पहलवान मार्केट में 32 दुकानों को सील कर दिया, जो एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सीलिंग बिना किसी पूर्व सूचना के की गई, जबकि वक्फ ट्रिब्यूनल का स्थायी स्टे ऑर्डर था। दुकानदारों का कहना है कि वे नियमित रूप से वक्फ बोर्ड को किराया देते हैं और यह कार्रवाई विरोध प्रदर्शन से जुड़ी दंडात्मक कार्रवाई थी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि गिरफ्तारी के समय मेमो जारी नहीं किए गए, एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई और परिवारों को उनके रिश्तेदारों के बारे में सूचित नहीं किया गया। स्थानीय सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए लोगों में नाबालिग भी शामिल थे। रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ लक्षित प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी दर्ज किया गया है, जिसमें मौलवियों और कार्यकर्ताओं से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करना और सील करना शामिल है। रिपोर्ट में मांग की गई है कि इस मामले की न्यायिक जांच हो और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें हस्तक्षेप करे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर घुसपैठ और मुस्लिम आबादी को लेकर दिए गए उनके बयानों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। एक इंटरव्यू में ओवैसी ने दावा किया कि पहली जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक मुस्लिम आबादी में 4.4% की वृद्धि हुई है। अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका गणित कमजोर है। ओवैसी ने कहा, अमित शाह एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि एक समुदाय की आबादी बढ़ रही है, तो योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि स्वदेशी लोगों की आबादी घट रही है। अब भागवत 3 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया कि अगर घुसपैठ हो रही है, तो आप मंत्री हैं, आप उन्हें रोक क्यों नहीं पाते? ये बयान अमित शाह की उन टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि में जो असमानता देखी गई है, उसका मुख्य कारण घुसपैठ है। उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। अब एक विश्लेषण। पत्रकार आकार पटेल ने लिखा है कि 1991 में भारत और चीन आर्थिक रूप से लगभग बराबर थे, तो आज चीन हमसे 5 गुना आगे कैसे निकल गया? पटेल लिखते हैं कि 35 साल पहले भारत ने 2 रास्ते चुने। पहला था उदारीकरण का, जिसमें विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे खोले गए और लाइसेंस राज खत्म किया गया। इसका लक्ष्य जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के रास्ते पर चलकर भारत का औद्योगिकरण करना था। ठीक उसी समय चीन भी यही कोशिश कर रहा था। 1991 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत और चीन दोनों की प्रति व्यक्ति जीडीपी $334 थी, यानी हम बराबरी पर थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला है। 1990 के दशक के अंत तक चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से 2 गुनी हो गई। 2000 के दशक के अंत तक चीन 3 गुना आगे निकल गया। मनमोहन सिंह के दौर में ये फासला 4 गुना हो गया और मोदी के न्यू इंडिया में ये 5 गुना ऊपर पहुंच गया। आज भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $2696 है, जबकि चीन की $13,303। हम चीन की तुलना में बांग्लादेश $2,593 के ज़्यादा करीब हैं। पटेल के मुताबिक इसका मुख्य कारण था सरकार के तंत्र का प्रभावी ढंग से नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में नाकाम रहना। पटेल अपने लेख में आगे लिखते हैं कि भारत ने 1990 में एक दूसरा रास्ता भी चुना था। ये रास्ता था बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता से दूर हटने और हिंदुत्व की ओर बढ़ने का। बाबरी मस्जिद के खिलाफ भाजपा के अभियान ने भारत को एक नई दिशा में मोड़ दिया। 1990 तक जिस पार्टी का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं था, उसका राष्ट्रीय वोट शेयर बाबरी के बाद आडवाणी के नेतृत्व में 2 गुना होकर 18% और फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 गुना होकर 36% पर पहुंच गया। लेख के आखिर में पटेल ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले दशक भी ऐसे ही होंगे। एक अमीर और समान समाज बनने की राह पर धीमी यात्रा और हिंदुत्व की ओर एक तेज, आत्मविश्वास से भरी यात्रा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ओबीसी समुदाय के युवक को कथित तौर पर एक ब्राह्मण व्यक्ति के पैर धोकर वही पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये घटना शनिवार को सत्रिया गांव की है। ओबीसी समुदाय के पुरुषोत्तम कुशवाहा ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट की, जिसमें गांव के निवासी अन्नू पांडे को जूतों की माला पहने दिखाया गया था। पोस्ट वायरल होने के बाद कुशवाहा ने इसे हटा दिया और माफी भी मांगी। लेकिन गांव की पंचायत बुलाई गई और कुशवाहा को पांडे के पैर धोने और वही पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। पंचायत ने उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दमोह के कलेक्टर ने बताया कि अन्नू पांडे सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कांग्रेस ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे इंसानियत पर धब्बा बताया है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर हर अपराध का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की भारत की यात्रा पर हैं। इस मौके पर दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन ने पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर न्याय के लिए अपनी मांग फिर से दोहराई है। दानिश की 2021 में अफगानिस्तान में संघर्ष को कवर करते समय हत्या कर दी गई थी। फाउंडेशन ने कहा कि सिद्दीकी को पकड़ा गया, प्रताड़ित किया गया और फिर मार डाला गया। फाउंडेशन ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के माध्यम से न्याय मांगने का आग्रह किया। इस बीच तालिबानी विदेश मंत्री मुत्की ने दानिश सिद्दीकी की हत्या पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि हमने 4 दशकों के युद्ध का अनुभव किया है और हम पिछले कुछ वर्षों में हुए सभी नुकसानों पर खेद व्यक्त करते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की ने यह भी कहा कि नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर करना जानबूझकर नहीं था, बल्कि एक तकनीकी मुद्दा था। शुक्रवार को हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी। रविवार को हुई दूसरी प्रेस मीट में पुरुष और महिला दोनों पत्रकार मौजूद थे। तालिबान शासन के तहत लैंगिक भेदभाव पर मुत्की ने दावा किया कि शिक्षा हराम नहीं है और कहा कि अफगानिस्तान में स्कूल जा रहे 1 करोड़ छात्रों में से 28 लाख लड़कियां हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर रात भर चली झड़पों में दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। ये तालिबान के काबुल में सत्ता में आने के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच सबसे गंभीर लड़ाई है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि झड़पों में उसके 23 सैनिक मारे गए। वहीं तालिबान ने कहा कि उसकी तरफ के 9 लोग मारे गए। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। पाकिस्तान ने 200 से अधिक अफगान तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा किया, जबकि अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की बात कही। ये तनाव तब बढ़ गया जब पाकिस्तान ने तालिबान से उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकवादी अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, जबकि तालिबान इससे इनकार करता है। गुरुवार को पाकिस्तान ने काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद तालिबान ने जवाबी हमले किए। काबुल ने रविवार को कहा कि उसने कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर हमले रोक दिए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर मुख्य क्रॉसिंग बंद कर दी हैं। अमेरिकी एजेंसी एसीसी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अदानी समूह को लेकर एक अहम जानकारी अदालत को दी है। एजेंसी भारतीय फर्म के खिलाफ कथित सुरक्षा धोखाधड़ी और $265 मिलियन की रिश्वतखोरी घोटाले की जांच कर रही है। एसईसी ने शुक्रवार को अमेरिकी अदालत को बताया कि भारतीय अधिकारियों ने अदानी समूह के अधिकारियों को कानूनी नोटिस देने के उनके अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं की है। 2024 में ब्रुकलिन के अभियोजकों ने अदानी समूह पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया था, ताकि वे अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा उत्पादित बिजली खरीदें। एसईसी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि रिश्वत लेने वाले भारतीय अधिकारियों ने बाद में अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के बारे में झूठी जानकारी देकर गुमराह किया। अदानी समूह ने पहले इन आरोपों को निराधार बताया था। शुक्रवार को एसईसी ने अदालत को बताया कि उसने अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को कानूनी दस्तावेज देने के लिए भारत के कानून मंत्रालय से बार-बार संपर्क किया, लेकिन कोई पुष्टि नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना है। खबर है कि विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयासों को मजबूत करना है। पत्रकार पी रमन ने एक लेख में दावा किया है कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्यादातर नेता आज खुद को ठगा और इस्तेमाल किया हुआ पा रहे हैं। लेख में सीताराम केसरी का एक पुराना बयान याद दिलाया गया है। कांग्रेस में रहते हुए आप हीरो होते हैं, बाहर निकलते ही जीरो बन जाते हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद कहाँ हैं? लेख में कहा गया है कि भाजपा में गए कांग्रेसी दलबदलुओं में से अधिकांश निराश हैं। विजय बहुगुणा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गिरिधर गमांग और किरण रेड्डी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, नारायण राणे, आरपीएन सिंह और अशोक चौहान जैसे नेता साधारण सांसद बनकर रह गए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे कुछ नेताओं को उनकी राजनीतिक उपयोगिता के कारण उच्च पदों पर बनाए रखा गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार
2016 और 2020 के बीच 170 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा का दामन थामा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में विपक्षी सरकारें दलबदल के कारण ही गिर गईं। लेख में यह भी बताया गया है कि दलबदल करने वाले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे, जो भाजपा में शामिल होने के बाद या तो वापस ले लिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शुक्रवार रात एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास एक सुनसान इलाके में हुई। कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक सहपाठी के साथ रात का खाना खाने बाहर गई थी, जब उसे कथित तौर पर बदमाशों ने एक जंगली इलाके में खींच लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के पिता ने उसके सहपाठी वासिफ अली और 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने अली समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। इस घटना के बाद कॉलेज के छात्रों ने सुरक्षा उपायों और पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर के भाजपा विधायक केएच इबोमचा ने रविवार को दावा किया है कि केंद्र के नेताओं ने राज्य के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को मणिपुर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया है और राज्य में जल्द एक लोकप्रिय सरकार के गठन का आग्रह किया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को लगाया गया था और बाद में इसे 13 अगस्त तक बढ़ाया गया था। स्पेन में वैज्ञानिकों को एक दाढ़ी वाले गिद्ध के घोंसले में 700 साल से भी ज्यादा पुरानी एक सैंडल मिली है। दाढ़ी वाला गिद्ध एक शिकारी पक्षी है जो मुख्य रूप से हड्डियां खाता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि इनके घोंसले, जो कई पीढ़ियों तक इस्तेमाल होते हैं, प्राकृतिक संग्रहालय के रूप में काम कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने 1 दर्जन घोंसलों का अध्ययन किया और उनमें 200 से ज्यादा इंसानी चीजें मिलीं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये घोंसले कम से कम 13वीं शताब्दी के हैं। इन वस्तुओं में 700 साल पुरानी सैंडल के अलावा मध्ययुगीन चमड़े का टुकड़ा, 18वीं सदी की टोकरी के अवशेष और एक क्रॉसबो का तीर भी शामिल था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज हमें उस दौर के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी दे सकती है। एक जरूरी सूचना, मंगलवार 14 अक्टूबर से हरकारा न्यूज़लेटर और पॉडकास्ट दोनों आपके पास शाम को आएंगे। आज के लिए हरकारा पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय और सुझाव जरूर भेजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप हरकारा को इसके टेक्स्ट न्यूज़लेटर के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम, रोशनी ज्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।